प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, ओशियनिक करंट्स। क्या होती है महासागरीय धाराएं? परिभाषा देख लेते हैं पहले। महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी महासागर हैं, उनके एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल का निरंतर प्रवाह। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, तापमान के आधार पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, और गहराई के आधार पर सतही धाराएं और गहरी धाराएं। अगर तापमान के आधार पर देखें गर्म धाराएं, तो गर्म धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। दूसरी है ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं, यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान कम हो जाता है। अगर गहराई के आधार पर बात करें तो पहली है सतही धाराएं। यानी महासागरीय जल का 10% भाग है वो सतही या ऊपरी जल धारा के रूप में है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। दूसरी है गहरी धारा। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जल धारा के रूप में है। ये जल धाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। अब है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है प्रचलित पवनी, दूसरा तापमान में भिन्नता, तीसरा लवणता में अंतर, चौथा वाष्पीकरण, पांचवा पृथ्वी का घूर्णन, छठा तटरेखा की आकृति, सातवां ऋतु परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं प्रचलित पवने। प्रचलित पवने हैं वो धाराओं की उत्पत्ति हेतु सबसे बड़ा कारण। प्रचलित पवने सदा एक ही दिशा में चलती हैं। ये सागर के ऊपरी तल पर गुजरते समय जल को अपनी घर्षण शक्ति से सदा आगे धकेलती हैं और धाराओं को जन्म देती हैं। संसार की जो मुख्य धाराएं हैं वो प्रचलित पवनों या स्थायी पवनों के अनुसार ही चलती हैं। उष्ण कटिबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच व्यापारिक पवनें चलती हैं, यानी ट्रेड विंड्स। इनकी दिशा पूर्वी होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें पश्चिमी दिशा से चलती हैं, अतः इस कटिबंध में धाराएं हैं वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। महासागरीय धाराओं पर पवनों का सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी हिंद महासागर में होता है। यहाँ पर मौसम के अनुसार मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन आने के कारण धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। दूसरा कारक है तापमान में भिन्नता। गर्म जल है वो हल्का होकर के ऊपर उठता है, इसलिए उसका तल ऊंचा हो जाता है, जबकि ठंडा जल भारी होता है इसलिए नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर आ जाता है और महासागरीय धाराओं का जन्म होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों के महासागरीय जल के तापमान में अंतर होने के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में धाराएं चलती हैं। तीसरा है लवणता में अंतर। जो अधिक लवणीय जल है वो भारी होकर के नीचे बैठ जाता है और उसका स्थान लेने के लिए जो कम लवणीय और कम घनत्व वाला जल आ जाता है और एक धारा बन जाती है। भूमध्य सागर के जल की लवणता अटलांटिक महासागर के जल की लवणता से अधिक है, इसलिए अटलांटिक महासागर में भूमध्य सागर की ओर समुद्री के तल के नीचे कम लवणता वाले क्षेत्र की ओर अर्थात भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर जल बहने लगता है। चौथा है वाष्पीकरण। जिन स्थानों पर वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर जल का तल नीचे हो जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ अन्य क्षेत्रों से जल एकत्रित होना शुरू हो जाता है और इससे एक धारा उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर की अपेक्षा अधिक और तीव्र वाष्पीकरण होता है।
जिससे भूमध्य सागर में जल का जो स्तर है वो अटलांटिक महासागर के जल के स्तर से नीचे हो जाता है। इस कारण से अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर एक धारा चलने लगती है। अगला कारक है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिससे कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से बहता हुआ जल मुड़कर के दीर्घवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है जिसे गायर यानी वर्ताकार रूप से जल का प्रवाह गायर कहते हैं। इन गायर्स में जल का जो परिसंचरण है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होता है। अतः फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इससे नवीन धाराएं बनती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह का कुछ भाग दक्षिण की ओर मुड़ करके कैनेरी की धारा को जन्म देता है जो कि एक ठंडी जलधारा है। तटरेखा की आकृति। उत्तरी हिंद महासागर में पैदा होने वाली धाराएं भारतीय प्रायद्वीप की तटरेखा का अनुसरण करती हैं, जबकि अटलांटिक महासागर की दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका का तट आने पर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग है वो उत्तरी तट के साथ बहकर कैरिबियन सागर में पहुंच जाता है और दूसरा भाग ब्राजील के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अगला कारक है ऋतु परिवर्तन। उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। शीत ऋतु में मानसून प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम तथा ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हिंद महासागर में भूमध्य रेखीय विपरीत धारा केवल शीत ऋतु में ही होती है और भूमध्य रेखीय धारा केवल ग्रीष्म ऋतु में बहती है। धन्यवाद।